by Dr. Nita Kanembu, BC पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड के पार्ट 7 में आज अपन पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, explanation of geometry and of coordination compounds on the basis of crystal field theory. It means application of crystal field theory टॉपिक में अपन सबसे पहले आज ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर उपसंयोजक यौगिक में ज्यामिति की व्याख्या किस तरह से की जाती है, तो ये चीज़ अपन करेंगे। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि हमने देखा कि केंद्रीय धातु ये जो ज्यामिति है वो किस पर डिपेंड करती है। केंद्रीय धातु आयन के आकार और साइज पर, आवेश पर, लिगेंड के स्ट्रेंथ पर, स्ट्रॉन्ग है कि वीक लिगेंड है उसके साइज पर, और इसके आधार पर अपन देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी डेल की वैल्यू डिपेंड करती है, और इस डेल की वैल्यू से ही अपन संकुल की ज्यामिति की गणना कर सकते हैं कि कैसे ज्यामिति उसका इफेक्ट होता है। तो अधिकांशतः धातु आयन यथासंभव अष्टफलकीय संकुल ही बनाते हैं, क्योंकि अष्टफलकीय संकुल बनने के 6 धातु लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड जो बनता है वो बनते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और स्थायी संकुल यौगिक प्राप्त होते हैं। विशेष परिस्थिति में धातु आयन स्क्वायर पिरामिडल या टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले देखते हैं D8 विन्यास वाला, जैसा मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि D8 विन्यास वाले धातु आयन के संपर्क में यदि प्रबल लिगेंड आता है तो DZ कक्षक की ऊर्जा dx²y² कक्षक की तुलना में कम हो जाती है। जो Z एक्सिस पर होते हैं उनकी तुलना कम हो जाती है, इससे इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है और dx²y² कक्षक क्या होएगा, रिक्त हो जाता है। अतः रिक्त dx²y² कक्षक की चारों पारियाँ प्लस एक्स, x² की प्लस एक्स माइनस एक्स, y² की प्लस वाई माइनस वाई अक्ष की ओर अभिविन्यासित होती है। अतः इन अक्षों में 4 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के पास बिना प्रतिकर्षण के पहुंच जाते हैं और स्थायी वर्ग समतलीय संकुल बनता है। तो D8 विन्यास से यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उस केस में अपन ज्योमेट्री जो है वो पता चल जाती है, तो ये हम CFC वैल्यू से पता कर सकते हैं। दूसरा, यदि लिगेंड बड़े साइज के हैं और दुर्बल है तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाती है। या हम दूसरे विन्यास में देखें तो D0, D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन जिनका होता है उनकी CFC वैल्यू का मान 0 होता है, और CFC वैल्यू का मान 0 होगा उस केस में। और दूसरा, D1 और D6 कक्षक में भी CFC का मान जो है वो बहुत कम होता है, तो ऐसे केस में टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनने की जो संभावना होती है वो अधिक हो जाती है। तो इससे अपन ने CFC वैल्यू से पता कर लिया। D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें भी हमें पता चल जाता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और इस तरह से D5, D0, D10 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनमें भी हमें पता चलता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर हम किसी भी संकुल के लिगेंड व केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति के आधार पर उसकी संकुल की ज्यामिति की व्याख्या कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये आती है कि लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर भी कई संकुलों की ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अपन ने पढ़ा है प्रबल लिगेंड होता है, दुर्बल लिगेंड होता है, उस केस में बदल जाती है। ऐसी ही है D9 विन्यास। D9 विन्यास में कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के स्थान पर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें क्या होता है, 4 ml बॉन्ड तो छोटे होते हैं जबकि उनके लंबवत 2 ml बॉन्ड बहुत लंबे हो जाते हैं। तो ये न तो ऑक्टाहेड्रल शेप हुआ और ये डिस्टॉर्टेड टाइप का शेप हो जाता है। अतः लिगेंड क्षेत्र के अनुसार पे भी D कक्षकों का जब विभाजन होता है तो क्रिस्टल की स्थानीयकरण ऊर्जा कम हो जाती है। अब D9 विन्यास का अपन डायग्राम से भी देख सकते हैं। लिगेंड क्षेत्र के अनुसार D कक्षकों का जब विभाजन होता है तो क्रिस्टल क्षेत्र स्थानीयकरण ऊर्जा
मुक्त होती है, जिससे संकुल स्थायी हो जाता है। तो जब 5D कक्षक डिवाइड होते हैं तो क्या हो जाता है, T2G कक्षक और EG कक्षक बन जाते हैं। यहाँ पे भी ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा, जब संकुल का स्थायीकरण हो जाता है और आगे जाके जब EG कक्षक वापस डिवाइड होते हैं और वो DZ² कक्षक जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और वो एक लोअर एनर्जी का हो जाता है DZ² और DX²Y² में लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे, DZ² लोअर एनर्जी का और DX²Y² हायर एनर्जी का हो जाता है। इसी तरह से T2G कक्षक में भी DYZ और DXZ लोअर एनर्जी के और DXY हायर एनर्जी के हो जाते हैं। इसे हम जो स्टेबिलिटी पहले स्प्लिटिंग से आई थी उससे और ज़्यादा उसमें ऐड हो जाती है। इसे हम जॉन टेलर इफ़ेक्ट भी कहते हैं, जो कि डायग्राम में बहुत क्लियर हो रहा है। और यदि अपन डायग्राम में कैलकुलेट करें D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो अपन देखेंगे कि D9 के लिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है भाई, DX²Y² और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नीचे के ऑर्बिटल में आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑर्बिटल में आएगा। तो जो DZ² और DX²Y² में, तो यहाँ पे क्या हुआ, D9 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और D9 कॉन्फ़िगरेशन का जब अपन CFC कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बीटा पोजीशन में है और 2 एनर्जी मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण एनर्जी कम ज़्यादा हो रही है और 1 इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। CFC अपन कैलकुलेट करेंगे तो 1 + BK और +2 -B और इक्वलेंट टू आएगा -B, यानी एनर्जी लोअर हो रही है और एनर्जी कम हो रही है, ऊर्जा रिलीज़ हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो D9 विन्यास के लिए संकुल स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री ले लेता है। इसी तरह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D7 व हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D4 विन्यास वालों के लिए DZ कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है व D4 और D7 विन्यास वाले अष्टफल के संकुल की आकृति भी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो ये चीज़ अपन ने इस CFC वैल्यू से और इनकी स्प्लिटिंग के हिसाब से जॉन टेलर इफेक्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया और हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से CFT के थ्रू ये एप्लीकेशन से अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।